ये समस्या आ रही है। बिल्कुल सटीक विज्ञान के ऊपर आधारित वास्तु की मैं चर्चा कर रहा हूं। विराम चूंकि कथा का हम ले ही रहे हैं ना, मैं जल्दी जल्दी यहां तक आया हूं क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस विजिट की फीस लगती है, वास्तु विजिट की बड़ी फीस लगती है। कितनी लग सकती है इसका कोई प्रमाण नहीं है। आपकी क्षमता क्या है उसके हिसाब से फीस लगती है। वो निर्धारित नहीं कि उसमें इतनी देनी पड़ेगी। आपकी क्षमता क्या है उसके ऊपर आधारित है कि फीस कितनी लगेगी। जिसके नैऋत्य कोण में इस कोने में पानी की पंडेरी है, उस घर में नारकीय जीवों की तरह लोग रहा करते होंगे। उस पंडेरी को वहां से हटाया और दक्षिण दीवार के ऊपर पंडेरी है, तो वहां पर भाई बहनों के स्वास्थ्य के ऊपर उनकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। जिनकी दक्षिण में पानी की पंडेरी है वहां पर देखना माताओं बहनों के मेडिकल बिल चलता रहता होगा। अगर इस दक्षिण में भूकी दिशा में मुख रखकर अगर आप जल पीते हैं, पंडेरी का मुख उत्तर में है, तो वहां पर माताओं बहनों के मेडिकल बिल चलता रहता है। ये तो और इस तरह से बढ़ता रहता है। पंडेरी कहां हो? ईशान्य कोण में, उत्तर और पूर्व में, पश्चिम में पंडेरी का मुख होना चाहिए, परंडी का मुख होना चाहिए। अगर वायव्य कोण में परंडी है तो वहां पर आपके संबंधों के बीच में लोग निकलेंगे, आपके संबंधों को विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परंडी और चूल्हे के बीच में से निकलते नहीं है। इसलिए चूल्हा अग्नि कोण में हो और पंडेरी ईशान्य कोण में हो, पूर्व उत्तर के कोने में हो। पंडेरी का मुख पश्चिम में होना चाहिए। जल पियो तो आपका मुख पूर्व में होना चाहिए। साथ ही पंडेरी के ऊपर मटका चूल्हे से थोड़ा सा ऊपर रखना, क्योंकि अग्नि और जल बराबर लेवल में रहते हैं तो माताओं बहनों के घुटनों का जल सूख जाता है। ये घुटने की बीमारी बहनों को ज्यादा क्यों है? क्योंकि रसोई घर में ज्यादातर यही रहती है। अब अर्वाचीन जो रसोई घर बने उनमें चूल्हा और मटका एक ज लेवल में रखे हुए हैं। स्टैंड रखकर, ईंटें रखकर भी उस पानी के मटके को चूल्हे से थोड़ा ऊपर रखना। साथ ही एक मिट्टी का मटका परंडी के ऊपर जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पितृ देवता मिट्टी के पात्र का ही जलपान करते हैं, स्टील का नहीं पीते हैं, वो लोहे का नहीं पीते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। मिट्टी का बर्तन परंडी के ऊपर जरूर होना चाहिए। ठंड के दिनों में नहीं रखते हैं मटका मिट्टी का। क्यों? ये खाली गर्मी में रखते हैं, बाकी ठंड और बरसात में नहीं रखते हैं, क्योंकि थोड़ा जोर आता है उसको धोने में। 2-3 दिन अगर नहीं धोए गन्ने से तो खोरी खोरी बांस आए। ने स्टील पे तो खाली गन्ना घुमाया कि बिल्कुल साफ हो जाए। इसलिए मटकियां अब घरों में नहीं है, कई घरों में मटकियां नहीं है। पर पंडेरी के ऊपर एक मटकी मिट्टी की जरूर होना चाहिए, नहीं तो पितृदोष लगता है। साथ ही पूजा स्थल कहाँ हो? पूर्व भाग में, पूर्व और उत्तर में ही पूजा स्थल होना चाहिए। ईशान्य कोण में भगवान का मुख पश्चिम में होना चाहिए। आपके पितृ देवता की तस्वीरें कहाँ लगाओ घर में? दक्षिण दीवार के ऊपर। उत्तर दिशा को देखकर वो तृप्त होकर आपको तृप्ति का आशीर्वाद देते रहे, इसलिए पितृ देवताओं का चित्र दक्षिण दीवार के ऊपर लगना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में आदेश है। जिनके मकान में एक से अधिक दरवाजे लाइन से हो वहां पर प्रशासनिक उलझन है, पुलिस केस हो सकता है, प्रॉपर्टी में घाटा जा सकता है। एक दरवाजा और सामने दूसरा दरवाजा, वहां पर यह परेशानी आती है। दूसरे दरवाजे के ऊपर 8 गणेश जी जिस चित्र में हो उस चित्र को लगाकर इस दोष से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईशान्य कोण में सीढ़ी बन गई है तो बच्चे बहुत मेहनत करेंगे, पर परीक्षा हाल में जाकर प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं अगर ईशान्य कोण में सीढ़ी बन गई है। उसके लिए क्या करें? तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं तो इस कोने में कांच ऐसा लगाएं कि उस सीढ़ी का प्रतिबिंब उस कांच में दिखाई दे, तो 90% आपके ईशान्य कोण की सीढ़ी के वास्तु दोष का समाधान हो जाता है। 90%। पूर्व और उत्तर में अगर शौचालय बन गया है तो आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ने की संभावना है। उसके लिए क्या करें? अगर आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ रहा है तो आपको प्लेट में नमक भरकर, डल्लियों वाला नमक भरकर रख देना है। 3-3 महीने में उस नमक को बदलते रहना है। नकारात्मक ऊर्जा को नमक सोख लेगा और
कर्ज जो होने वाली समस्या है उसका समाधान इस नमक से हो जाएगा। साथ ही अगर आपके नैऋत्य कोण में खड्डा है, बहुत ध्यान से सुनना, दक्षिण पश्चिम के कोने में खड्डा है, ट्यूबवेल है, सेप्टिक टैंक है या वाटर टैंक है, कुई है या ट्यूबवेल है, वहां पर पुरुष गंभीर बीमारी से ग्रसित रहते हैं। बड़ी बीमारी पुरुष को हो सकती है या पुरुष की अकाल मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, पुरुषों के ऊपर भार बना रहता है अगर नैऋत्य कोण में खड्डा हो। या फिर मकान बनाते समय ईशान्य कोण ऊंचा हो गया हो और नैऋत्य कोण नीचा रह गया हो, 3 महीने में इसका परिणाम आ जाता है। जो भी मकान बनाते समय ध्यान नहीं रहा हो और वो कोना ऊंचा हो गया हो तो उसका समाधान क्या है? तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हो, अभी नहीं बना पा रहे हो नैऋत्य कोण को ऊंचा, तो हनुमान जी की ध्वजा लेके आना और इतनी ऊंची करना कि ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण की ध्वजा थोड़ी ऊंची चली जाए। हनुमान जी के हाथ में पर्वत है, इससे ज्यादा वजन तो वो ईशान्य कोण का हो नहीं सकता है। इस दोष से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके मकान का मुख दक्षिण में है तो आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ने की संभावना, और 10-20 सालों में ठोकर लगती होगी। नीचे आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं, फिर ठोकर लगती है, फिर नीचे आ जाते हैं। 10-20 सालों में कोई ना कोई ठोकर आपको लगती होगी। सांप सीढ़ी की तरह आपके जीवन में उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे जिनके मकान का मुख दक्षिण में है। आप तो विचार करो, गिनो उंगली के ऊपर कि जिन जिन के मकान के मुख दक्षिण में है उनको ये परेशानी हो रही कि नहीं हो रही। क्या समाधान है इसका बताऊं? चलो रहने देते हैं। अगर दक्षिण में आपके मकान का मुख है, अपने गांव के हनुमान जी का चित्र खिंचवाकर, तस्वीर बनवाकर दक्षिण द्वार के ऊपर दक्षिण मुख रखकर हनुमान जी को कि उस तस्वीर को आप लगा दें। दक्षिण दिशा के ऊपर हनुमान जी ने 100% विजय प्राप्त की है, तो आपको भी दक्षिण दिशा के द्वार होने का वास्तु दोष का पूर्ण समाधान मिल जाएगा अगर हनुमान जी की तस्वीर लगा दी केवल। तो अगर गली का अंतिम मकान आपका मकान है, आपके मकान के आगे से रास्ता प्रारंभ हो रहा है, तो उस घर में रहने वाले लोगों की बदनामी होने की संभावना है। आर्थिक, चारित्रिक, गली का अंतिम मकान आपका है, टी आपके मकान के आगे बन रही है, तो उस घर में रहने वालों की बदनामी होने की संभावना है। तो एक काम करना, घर में जाते हुए 2 पांव के चिन्ह आप लगा देना, इस दोष से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके मकान के ऊपर मंदिर की छाया पड़ रही है तो आपका विकास अवरुद्ध है। देखो जिन जिन के मकान के ऊपर मंदिर की छाया पड़ रही है, विकास अवरुद्ध है कि नहीं है। क्या करना चाहिए उसके लिए? मंदिर के आश्रय में तो रहना है, पर मंदिर के पास रहने वाले लोगों का मन होना चाहिए। हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी मत करो, तो भगवान के भक्तों का अपमान हुआ, इसलिए वो लोग दुखी रहते हैं। कोई भी भगत आए तो जल की व्यवस्था करो, मंदिर के पास रह रहे हो। अब मंदिर के दीवार पे खील ठोक कर कपड़े सूखते दे रहे हो, तो विकास अवरुद्ध होगा कि नहीं होगा? भाई मंदिर के अदब को रखो, मंदिर की मर्यादा को रखो। जिस मंदिर की छाया आपके मकान के ऊपर पड़ रही है, उसका समाधान क्या है सुनिए आप। उस मंदिर के भगवान की तस्वीर खिंचवाकर अपने पूजा स्थल में आप लगा दें, 100% आपके मंदिर की छाया को अगर दोष मानते हैं तो उसका समाधान हो जाएगा। अगर पीपल को काटा हो तो घर छोड़ना पड़ा होगा या छोड़ने की तैयारी चल रही होगी। जिन्होंने पीपल काटा, हम 4 पुछवारी की हालत वही होगा, क्योंकि पीपल काटना मतलब पितृ देवताओं के ऊपर कुल्हाड़ी चलाने के बराबर माना जाता है। जिन्होंने चलाया हो और पीपल को अकारण काट दिया हो, बड़ी परेशानी झेल रहे होंगे वो लोग जिन्होंने पीपल काटा हो। वटवृक्ष अगर काट दिया हो तो किसी दिव्यांग बालक का जन्म आपके कुल में होगा जिन्होंने वटवृक्ष काटा हो। कोई दिव्यांग बालक का जन्म होता है, बुद्धि से या अंग से दिव्यांग बालक का जन्म होता है। अगर पीपल काट दिया हो, नहीं मालूम था और कट गया हो, ये को क्या कहते हैं महाराज, मन तो नहीं काटे पर कटे दो है। मैं तुम नहीं कहते तो काटता क्या हूं? अगर पीपल काटा हो तो 21 पीपल के पेड़
सार्वजनिक स्थल के ऊपर लगाकर अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ किया करें, जरूर भगवान अश्वत्थ की कृपा प्राप्त कर लेंगे। अगर वटवृक्ष काट दिया, 21 वटवृक्ष के पेड़ लगाना, गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करना, नीम का पेड़ जिस किसी ने काटा हो अकारण, बिना कारण के, तो उसको सूर्य भगवान का अभिशाप और साथ ही देवनारायण भगवान की नाराजगी झेलना पड़ेगी। जिन्होंने नीम काटा हो, एक आपको निशान बता रहा हूं, जिन्होंने नीम का पेड़ काटा हो, इतने इतने से बड़े सांप उनके घर में निकलते होंगे। नीम काटने वाले सुनना, उनको छोड़ के आओ, महीना 2 महीना में फिर एक सांप निकलता है, उसको छोड़ के आओ, 2-3 महीने में फिर निकल जाता है। जो कोई नीम काट दे उसके सूर्य प्रतिकूल हो जाते हैं, राजभंग योग बन जाता है उसकी कुंडली में। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रतिनिधित्व धरती के ऊपर नीम करता है। तो जिनको राज्य की चाह है उनको नीम के पेड़ 21 लगाना है और सूर्य कवच का पाठ करना है। और हनुमान जी नाराज हो जाते हैं क्योंकि हनुमान जी के गुरु है सूर्यदेव, और आपके अपने यहाँ जो हनुमान जी है ना, नीम भी सामने और पीपल भी सामने, मतलब ये गुरु भक्त हनुमान जी भी हैं और राम भक्त हनुमान जी भी हैं। दोनों एक साथ उगे हुए हैं और अपने आप उगे हुए हैं, किसी के लगाए हुए नहीं है। मतलब ये बहुत सिद्ध चमत्कारी हनुमान जी का स्थान है। अगर इमली अकारण काट दियो तो कोई महिला ढूंढती होगी परिवार में। इमली अकारण काट दियो, इमली के नीचे वाले देवता के वहां अपराध हो गया हो, तो इसका समाधान मैं बता रहा हूं। आप सांवरिया सेठ जाना और वहां इमली स्थल है ना, वहां कच्चा सूद बांध के आ जाना, तो आपके उस इमली को काटने का दोष है उसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि इमली स्थल वहां पर है। और वास्तु की चर्चाएं हैं, जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपके समक्ष की हैं। आपके जीवन को सफल करने के लिए घर के मुखिया को नैऋत्य कोण में सुलाना, दक्षिण और पश्चिम में माथा रखकर सोना चाहिए। अंते च उत्तरे सिरे, मरने पर उत्तर में माथा रखते हैं और बाहर गांव पश्चिम में माथा रखकर सो सकते हो, पर जब भी घर में सो तो दक्षिण और पूर्व में माथा रखकर सोना चाहिए। नैऋत्य कोण में घर के मुखिया को सुलाना, क्योंकि ये कोण में जो सोते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा को ज्यादा सोखते हैं। भारत के नैऋत्य कोण में गुजरात है, गुजरात को कतरो प्रभाव भारत के ऊपर है। कतरो प्रभाव है गुजरात को? है नहीं है? मुझे बताओ, ये डोंगरे बाबा कहां के थे? मुरारी बापू कहां के? रमेश भाई ओझा कहां के? शिवमाला वाले। ये अपने नरसिंह मेहता कहां के? जूनागढ़ गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां के? गुजरात। ये महात्मा गांधी कहां के? गुजरात। आप सोच रहे हो कि महाराज यहां भी आवेगा? नहीं, वर्तमान परिदृश्य को भी इंगित करेंगे, पर वास्तव में ब्रह्मांड की ऊर्जा को ये नैऋत्य कोण सोखता है, इसलिए गुजरात का प्रभाव भारत के ऊपर ज्यादा है। ये अडानी ग्रुप कहां का है? अंबानी ग्रुप कहां का है? गुजरात। फाइनेंशियली अगर आप देखो तो वास्तव में घर के मुखिया को इस कोने में सुलाना, तो जो भी इस कोने में सोता है उसका प्रभाव उस घर के ऊपर रहता है। इसी के साथ आज की कथा का हम रात्रिकालीन विराम लेते हैं। आप अपने चित्त के विक्षेप को नष्ट करें, पुनः समय के ऊपर पधारें, कथा सुने, जीवन में उतारें और अपनी इस मानवता करें।